अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या क्लास 10th का क्लास 10वीं चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या आज पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। पूरी तरह से ये चैप्टर के बारे में एक एक शब्द बताकर पूरा चैप्टर क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो सुनिए, सबसे पहले शुरू करते हैं वास्तविक संख्या। चैप्टर का क्या नाम है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर नाम है चैप्टर का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में आप लोग को समझना है, आप लोग को बढ़िया से ये चैप्टर सीखना है। तो सबसे पहले आप लोग को किसके बारे में जानकारी होना चाहिए? तो सुनिए, सबसे पहला आप लोग को अगर इस चैप्टर के बारे में आप लोग को बढ़िया से सीखना है तो सबसे पहले आप लोग को प्राकृतिक संख्या के बारे में सीखना होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। दूसरा नंबर सीखना होगा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है। तीसरा नंबर सीखना होगा पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है। चौथा नंबर सीखना होगा आप सबको परमेय संख्या, परमेय संख्या क्या होता है। पांचवा नंबर सीखना होगा आपको अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या क्या होता है, अपरमेय संख्या क्या होता है। छठवां नंबर तब आप लोग को समझ पाएंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो ये जब आप 6 चीजों के बारे में बढ़िया से पढ़ लेंगे तब आपको जाकर ये चैप्टर बढ़िया समझ में आएगा। तो सबसे पहले इन 6 चीजों के बारे में आप लोग को जानना पड़ेगा। शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में बताते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो सुनिए, ध्यान सुनिएगा। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, सुनिए। वे संख्याएं जो 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए। मतलब गिनती वाली संख्या को आप क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती वाली संख्या मतलब कहाँ शुरू करना है आप लोग को, 1 से शुरू करना है और कहाँ पर खत्म करना है आप लोग को, अनंत पे खत्म करना है। तो ये संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। वे संख्याएं जो 1 से शुरू हो और कहाँ पर खत्म हो, अनंत पर खत्म हो, प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी, नेचुरल नंबर कहलाएगा। दूसरा नंबर है पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर इसको अंग्रेजी में कहते हैं। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, होल नंबर। थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी जानना चाहिए, नहीं तो कोई पूछ दिया कि पूर्ण संख्या तो बता देंगे होल नंबर तो डाउट में पड़ जाएंगे। ई का तो होल नंबर को ही क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जब आप अंग्रेजी हिंदी दोनों चलेगा तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। याद रखिएगा, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। अब समझिए पूर्ण संख्या मतलब का। अगर इसमें देखिए बता दे, जो प्राकृतिक संख्या होता है उसमें भिन्न, दशमलव वाला, बाटा वाला कुछ नहीं आता है, 1 2 3 ऐसा आता है। वैसे ही पूर्ण संख्या में भी कहाँ शुरू करना है, 0 से। 1 2 3 4 5 6 और कहां तक ये अभी जाएगा, अनंत तक ये भी जाएगा। 0 से शुरू करिए और कहां तक ले जाइए इसको, अनंत तक। सिंपल कहें इस बात को कि प्राकृतिक संख्या में यदि 0 को शामिल कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है। तीसरा नंबर पूर्णांक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर। इंटीजर तो इंटीजर मतलब क्या होता है, देखिए 1 से शुरू होगा प्राकृतिक संख्या, 0 से शुरू होगा पूर्ण संख्या। लेकिन संख्या रेखा जानते होंगे, ये 0 1 2 3 4 5 6 इधर जाएगा अनंत, -1 -2 -3 इधर जाएगा माइनस अनंत। मतलब पूर्ण संख्या में 0 शामिल था, लेकिन पूर्णांक में प्लस वाला भी, माइनस वाला भी, 0 सब कुछ आ जाएगा इसमें। लेकिन अभी भी दशमलव वाला, भिन्न वाला पूर्णांक में नहीं आएगा। फिर से बता दे रहे हैं, पूर्णांक में आप सभी को प्लस वाला आएगा, माइनस वाला आएगा, 0 आएगा। लेकिन दशमलव वाला, भिन्न वाला पूर्णांक में नहीं आता है। 0 प्लस अनंत, माइनस अनंत, लेकिन भिन्न दशमलव वाला पूर्णांक नहीं होता है। अब शुरू करते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहेंगे आप सभी, सिंपल, जिसे P बटा Q के रूप में लिख सके उसे आप लोग परमेय संख्या कहेंगे। इसमें बता दें, इसमें भिन्न वाला जैसे 1/2, 1/5, 2 5 सब कुछ आ जाएगा इसमें, याद रखिएगा। भिन्न दशमलव आ जाएगा इसमें। परमेय संख्या, परमेय संख्या को इंग्लिश में याद रखिएगा, रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर। प्रमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। तो रेशनल नंबर मतलब वो संख्याएं होती है जो प्लस वाला भी हो, माइनस वाला भी हो, सब कुछ हो। प्रमेय संख्या भिन्न, दशमलव, बाटा सब कुछ आ जाएगा प्रमेय संख्या में। तब अप्रमेय संख्या आप सब किसे कहेंगे? प्रमेय संख्या तो जान गए, भिन्न दशमलव, लेकिन अप्रमेय संख्या तो याद रखिएगा, देखे होंगे कॉर्नी, कॉर्नी, लेकिन कॉर्नी से बाहर नहीं आना चाहिए। सुनिए, अप्रमेय संख्या को अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इरेशनल नंबर, इरेशनल, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अप्रमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर। IRRATIONL इरेशनल नंबर। भिन्न, भिन्न दशमलव सब कुछ आ गया इसमें। अप्रमेय संख्या में क्या आएगा तो याद रखिएगा, कॉर्नी के अंदर 5, कॉर्नी के अंदर 2। फिर से यहाँ पर एक पॉइंट और बताना चाहते हैं, कोई पूछ देगा कॉर्नी के 4, बताइए पर अप्रमेय संख्या है कि नहीं है? नहीं है भाई, कहीं कॉर्नी में से 4 का बाहर आ जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा, इसलिए अप्रमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन पहले ही बता दे रहे हैं, कॉर्नी से बाहर नहीं निकलना चाहिए अप्रमेय संख्या मतलब। अप्रमेय संख्या मतलब ही होता है कॉर्नी के अंदर हो और जो कॉर्नी से बाहर ना निकल सके, उसे आप लोग कौन सी संख्या कहेंगे? अप्रमेय संख्या, इरेशनल नंबर। आया होगा इतना समझ में? प्रकृति संख्या सिंपल, 1 से शुरू होगा, अनंत पर जाएगा। भिन्न दशमलव वाला प्रकृति संख्या में नहीं आता है। पूर्ण संख्या में भी 0 शुरू होगा, अनंत तक जाएगा, लेकिन भिन्न दशमलव वाला नहीं आता है। पूर्णांक मतलब भी 0 प्लस अनंत माइनस अनंत, लेकिन भिन्न दशमलव वाला नहीं आएगा। प्रमेय संख्या मतलब भिन्न दशमलव सब कुछ आ जाएगा, लेकिन कॉर्नी के अंदर वाला नहीं आएगा। कॉर्नी के बाहर नहीं जाना चाहिए। कॉर्नी के अगर बाहर निकल जा रहा है तो वो प्रमेय संख्या हो, प्रमेय संख्या होगा। लेकिन कॉर्नी के अगर अंदर है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो वो प्रमेय संख्या नहीं होगा। उसी को क्या कहते हैं? अप्रमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तब वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? तो वास्तविक संख्या मतलब होता है ये सब कुछ इसी में आ जाएगा। तो वास्तविक संख्या आ रहा होगा समझ में? वास्तविक संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या भी उसी के अंदर, पूर्ण संख्या भी, प्रमेय अप्रमेय सब कुछ वास्तविक संख्या के अंदर आ जाएगा। और समझ में? मतलब कोई पूछ दे 5, बताइए वास्तविक संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल वास्तविक संख्या तक आप लोग समझ में आ गया होगा। वास्तविक संख्या के अंदर ये सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं? आ जाती हैं। तो इतना आप लोग समझ में आया होगा। और आप लोग को 4 और चीजों के बारे में बता रहे हैं, उसको अगर आप लोग समझ जाएंगे तो चैप्टर बहुत आसानी से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इतना समझ में आया होगा, प्रमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, वास्तविक संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। अब आगे चलते हैं और 4 चीजों के बारे में बताते हैं, उसके बाद चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सुनिए वो 4 चीजों के बारे में। चैप्टर नहीं खत्म होगा मतलब कि जितना जानना चाहिए उतना हम लोग जान जाएंगे, और आप लोग को जो सवाल होगा वो क्या लगने लगेगा? आसान लगने लगेगा। ये कहने का मतलब है। सुनिए, सबसे पहले सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। सम संख्या, यह अगर चारों चीज के बारे में आप लोग जान जाएंगे तो आप लोग को चैप्टर बहुत का लगने लगेगा, आसान लगने लगेगा। सुनिए, सम संख्या मतलब होता है इवन नंबर। विषम संख्या मतलब होता है ओड नंबर। भाज्य संख्या मतलब होता है कंपोजिट नंबर। और अभाज्य संख्या मतलब होता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो ये अब चारों चीजों के बारे में हम लोग को जानना है।
जैसे ही ये चारों चीजों के बारे में जानेंगे तो चैप्टर बहुत ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सुनिए, सबसे पहले सम संख्या, इवन नंबर किसे कहते हैं? सम संख्या, इवन नंबर किसे कहेंगे? तो वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाए, जो दो से विभाजित हो जाए, मतलब कि जो दो से कट जाएगा उसे आप सम कहेंगे। 2, 4, 6, 8, 10 मतलब सिंपल अगर कहें कि दो का टेबल पढ़ दीजिए वही सम संख्या होगा। सिंपल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सब संख्या सम संख्या। वे संख्या जो दो से कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब कैसी संख्या कहलाएंगे? सम संख्या कहलाएंगे। विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहेंगे? तो वे संख्याएं जो दो से ना कटे, दो से ना कटे, वे संख्याएं जो दो से ना कटे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब कैसी संख्याएं कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। वे संख्याएं जो दो से ना कटे, विषम संख्याएं, ओड नंबर। वे संख्याएं जो दो से कट जाए, इवन नंबर कहलाएंगी। भाज्य संख्या पे आते हैं और अभाज्य संख्या पे आते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है? तो याद रखिएगा, जिसका फैक्टर, जिसका गुणनखंड एक स्वयं और दूसरी संख्या हो, दूसरी संख्या, कोई दूसरी संख्या हो, मतलब उसे कम से कम फैक्टर रहना चाहिए। तो 3 फैक्टर तो रहना जरूरी है भाज्य संख्या में, मतलब 3 कम से कम गुणनखंड रहना चाहिए। 3 से ज्यादा हो जाए कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। जैसे 4, 1 है, 2 है, 4 है, 3 हो गया कि नहीं हो गया? कैसी संख्या का लगी? भाज्य संख्या। जैसे 6, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 से अधिक हो गया कि नहीं हो गया? तो कैसी संख्या का लगी? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या ही मतलब होता है जिसका फैक्टर, जिसका गुणनखंड एक, वो स्वयं संख्या और दूसरी संख्या भी होनी चाहिए। और भाज्य संख्या किसे कहेंगे? प्राइम नंबर किसे कहेंगे? तो वे संख्याएं जिसका गुणनखंड केवल एक और वो खुद हो और वो स्वयं हो, मतलब जिसका गुणनखंड केवल और केवल 2 होना चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। या सिंपल कहें तो जिसका गुणनखंड में एक और वो संख्या स्वयं होनी चाहिए, उसे आप लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 1 देखते हैं, एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है? नहीं है। काहे नहीं है? काहे कि इसका फैक्टर करेंगे तो केवल और केवल 1 मिलेगा, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। जबकि अभाज्य संख्या मतलब होता है कि उसके कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए, कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 फैक्टर होना चाहिए, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब चलते हैं 2 पर। 2 कैसी संख्या है भाई? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है कि नहीं है? देखते हैं। 2 किससे कटेगा? 1 से, ठीक है। और 2 से कटेगा 2 गो फैक्टर मात्र इसका, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। तो 1 और 2, बस 2 फैक्टर। तो केवल और केवल 2 गुणनखंड हो तो उसी को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो 2 कैसी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। और ये बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है कि वह कौन सी संख्या है, वो कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य भी है? तो मात्र वो एगो ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है, उसका आंसर है 2, इसके अलावा कोई नहीं है। 2, 3, हाँ, 1 और 3 अभाज्य संख्या जिसके मात्र 2 फैक्टर। 5, 1 और 5, हाँ, 2 संख्या मात्र इसके 2 फैक्टर। तो इस तरह ये चारों भी खत्म हो गया। अब शुरू करेंगे एक्सरसाइज का सवाल, और वो भी बहुत जल्दी क्या करेंगे? खत्म करेंगे। तो आप लोग को सम, विषम, भाज्य और भाज्य समझ में आया होगा। सम मतलब 2 से कट जाए, विषम मतलब 2 से ना कटे, भाज्य मतलब 2 से अधिका गुणनखंड, और अभाज्य मतलब फैक्टर कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, 2 से ना अधिका ना ही कम, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। अब शुरू करते हैं किताब का सवाल। एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। एक्सरसाइज 1.1 का कौवा सवाल करा रहे हैं, पहला सवाल करा रहे हैं। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड इन सबका बताना है। 5 गो सवाल है पहला का,
पांचों का बताना है, अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो समझते हैं, करते हैं सवाल। 140 140 का क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो देखिए 140 सबसे पहले किससे कटेगा, सबसे छोटी संख्या से कटाते हैं। तो सबसे पहले कटाएंगे 2 से 70 बार में, फिर 2 से 35 बार में, फिर 5 से 7 बार में, और फिर 5 से 1 बार में। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 होगा। 5 2 से 35 और 5 से 7 में, 7 से 1 बार में, 2 गुणे 5 गुणे 7 होगा। 2 यहाँ कितना बार है, 2 बार, 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब भाज्य गुण सिंपल, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से कटाएंगे। तो 2 से कटाएं 70 बार में, फिर 2 से कटाएं 35 बार में, फिर 5 से कटाएं 7 बार में, फिर 7 से कटाएं 1 बार में। तो 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 कितना बार है, 2 बार है। तो 2 का पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। पहला सवाल खत्म हुआ। अब दूसरा सवाल पे आते हैं। 156 156 का भाज्य गुणन। तो सबसे छोटी संख्या 2 से शुरुआत करते हैं। 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, फिर 2 3 से 3 एकम 3 3 3 9, फिर 13 से 13 एकम 13। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तीसरा सवाल 5005, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले 5 से, 5 एकम 5 0 0 1, फिर 5 से अब कटेगा नहीं, 7 से, 7 एकम 7 30, 7 चौके 28, 7 3 21, 143 बार में। फिर ये कटेगा, सोचिए किससे कटेगा, 11 से, 11 एकम 11, 11 3 33, फिर कटेगा 13 से, कितने बार में, 1 बार में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब पांचवा चौथा का करते हैं, 3825 का। तो 3825 सबसे पहले किससे कटेगा, 5 से, 3 से भी कट सकता है, 3 से कटा के देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 7 3 55, ठीक है। फिर 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 5 से, 5 से 40, 5 5 25, फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 7 35, फिर 17 से 1 बार में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड ये होगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। 3 कितना बार है, 2 बार, तो 3 के पावर 2, 5 के पावर 5 भी कितना बार है, 2 बार, तो 5 के पावर 2, और गुणे 17। ये इसका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सबसे छोटी संख्या से कटाएंगे, उसके बाद उससे बड़ी संख्या से, उसके बाद उससे बड़ी संख्या से, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या से कटा देंगे, काम खत्म। तो ये होता है अभाज्य गुणनखंड। अब एक और बात बाकी है, 7 4 2 9। तो 7 4 2 9 आप सब बताइए किससे कटेगा, आप समझ में, सबसे पहले किससे कटेगा 7 4 2 9। तो 7 4 2 9 सबसे पहले 17 से ही डायरेक्ट कटाएंगे। 17 से, देखिए भाग दे रहे हैं यहाँ पर, 17, 7 4 2 9, 17 5 85, 17 चौके 68, 6 खत्म 62, 17 3 51, 119, 17 7 119, मतलब 17 से कटा है 437 बार में। अब ये किससे कटेगा, फिर सोचिए, दिमाग लगाइए, बताइए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा अब ये किससे कटेगा। तो अब ये कटेगा 19 से, 17 के बाद 19 से, 19 दूनी 38, और 19 तिया 57। अब ये कटेगा डायरेक्ट 23 से, 23 से कम 23। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 17 गुणे 19 गुणे 23। ये इसका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। तो ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से कटाते हैं, जैसे 140 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 140 को हटाने वाली, 2। एक नहीं, 1 से 140 कटाएंगे तो उतना का उतना ही हो जाएगा, ये ना कि 1 से कटाने लगे। काम कर बाबा, 1 से कटा रहे हैं बार बार, उतना का उतना ही हो जाएगा। तो 1 से कटाने का कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग 1 से मत कटाइए, कहाँ शुरू करिएगा, 2 से। तो 2 से 70 बार में, 2 से 35 बार में, 5 से 7 बार में, 7 से 1 बार में, ये खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, ये है अभाज्य गुणनखंड, बहुत आसान तरीका में। एकदम छोटी संख्या से शुरू करिए, 2 3 5 आगे कटाते हुए बढ़ते रहिए। यही तो है, 2 से कटाए, फिर 2 से कटाए, फिर 3 से कटा, 3 से कटाए, 13 से कटा, 13 से कटा दिए, काम खत्म। इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब चलते हैं सवाल दूसरा पर। पहला सवाल खत्म कर दिए थे, अब सवाल नंबर दूसरा की बारी है। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है
कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम। देख लीजिए, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद इसकी जांच करेंगे। तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं इन सब का। चलिए शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहले 26, ये 3 गो सवाल है, 26 और 91। आप इसका सबसे पहले क्या निकालिए? एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए। तो सर ये शुरू करते हैं। अगर आपको इस एलसीएम निकालना है तो दोनों को एक साथ रख दीजिए, लाइन से खींच दीजिए। ऐसे आप लोग एलसीएम क्या करेंगे? निकाल देंगे। 2 से कितने बार में कटेगा? 13 बार में। 91 वैसे का वैसे। फिर ये कटेगा 13 से, 7 से कटा सकते हैं, 7 13, 7 से ये 13 बार में। फिर ये 13 से एक बार में, 13 से एक बार में। तो इसका जो एलसीएम हुआ, एलसीएम का आया 2 गुणे 7 गुणे 13, 7 दूनी 14 गुणे 13, 13 चौके 52, 13 कम 13 5 18, 182। इसका जो एचसीएफ एलसीएम आया वो कितना आया? 182 आया। अब एचसीएफ निकालिए। एलसीएम निकालने के लिए दोनों को एक साथ रख देंगे, पहले 2 से कटा देंगे। सबसे छोटी संख्या जिससे कटेगा पहले 2 से कट गया, फिर ये 7 से कट गया, ये 91 13 बार में, 13 वैसा ही है। फिर 13 से कटा दिए, एक बार में हो गया, एलसीएम हो गया 2 गुणे 7 गुणे 13। अब आप एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ कैसे निकाल जाता है? 26 का गुणनखंड कीजिए तो 2 गुणे 13, 91 का गुणनखंड कीजिए तो 13 गुणे 7। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन है? तो इसमें भी 13, इसमें भी 13, तो एचसीएफ का आ गया 13 आ गया, हो गया। ऐसे ही एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, सबसे छोटी संख्या से कटाते हैं जिससे एक कट जाए। तो 26 कट गया, 2 से 91 वैसे ही है। किसी एक को भी कटा सकते हैं, जिसको मन वैसे कटाओ, जो कटे उसे कटाएंगे। 2 से 13 बार में, 91 बार में, 7 से 13 बार में, 91 13 बार में, 13 से 13 बार में, 2 गुणे 7 गुणे 13, 182 हो गया। अब एचसीएफ निकालिए। 26 का एचसीएफ का होगा 2 गुणे 13, 91 का क्या होगा? 13 गुणे 7, एचसीएफ का हो जाएगा 13। ऐसा कर लेंगे। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल नहीं, इसमें अभी जांच भी करना है। एलसीएम हो गया 182, एचसीएफ हो गया 13। आप लोग को जांच करना है। ये देखिए, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, इसकी आपकी जांच करना है। तो इधर वाले को क्या कहते हैं? एलएचएस। उधर वाले को क्या कहते हैं? आरएचएस। सबसे पहले आप लोग किसको ले लेंगे? एलएचएस को ले लेंगे। एलएचएस का है दो संख्याओं का गुणनफल, ये एलएचएस है, ठीक है। और यहाँ पर दो संख्या है क्या? यहाँ पर दो संख्या आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? तो यही दो संख्या है, 26 और 91। यही दो संख्या है, 26 और 91। दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब यहाँ पर दो संख्या है क्या? कोई भी बता देगा कि यही 26 और 91 है। इसका क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। चलिए हम साइड में गुणा कर देते हैं। 26 91 का गुणा, 6 एकम 6, 1 2 को 2, 9 चौके 54, 9 दूनी 18, 5 23, 4 4 200, 2366। कितना आ गया? 2366 आ गया। सिंपल। दो संख्याओं का गुणनफल कीजिए। अरे भाई यहाँ पर दो संख्या है क्या? तो सामने ही दिखा रहे 26 और 91। आरएचएस निकालिए। आरएचएस क्या है? एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये है आरएचएस। आरएचएस क्या है? एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ का है तो अभी तुरंत निकाले हैं 13, और एलसीएम का है 182। जब 13 में आप 182 से गुणा करेंगे तभी भी आपका कितना आएगा? 2366 ही आएगा। जब दोनों बराबर आ गया तो एलएचएस बराबर आरएचएस। यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। हो गया सिद्ध। एचसीएफ का है भाई 13, लिख दिए 13। एलसीएम का है 182, लिख दिए। दोनों का गुणा कर दिए 2366, यही सिद्ध करना था। हो गया सिद्ध। तो ऐसे ही सवाल करना है। अब सवाल दूसरा पर चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है 510 और 92। तो सबसे पहले 510 और 92 का क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 510 और 92 का क्या निकालते हैं? एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए दोनों को एक साथ ले लेंगे। देखिए 510 और 92,
दोनों को एक साथ ले लेंगे एलसीएम निकालने के लिए, ले लिए। सबसे छोटी संख्या जिससे कट जाए, दोनों कट जाए या कहीं भी कट जाए, दो से, दो दूनी के चार, दो पाँचे 10, दो पाँचे 10, ठीक है। दो चौके 8, दो छक्का 12, फिर दो से कटेगा, ये तो नहीं कटेगा तो वैसे का वैसे, ये कटेगा 23 बार में, तो 23, फिर ये कटेगा 5 से, 5 पचे 25, 5 एकम 5, फिर 23, फिर ये कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 7 21, 23 वैसे ही, फिर 17 से एक बार में, 23 वैसा ही, फिर 23 से एक बार में, हो गया। एलसीएम निकाल दिए तुरंत, जिससे कटेगा कटाते चलिए, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम इसका क्या होगा भाई, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 23, ये इसका एलसीएम होगा। जब आप इसमें गुणा करेंगे, दो दो चौके दो दूनी के चार, चार पचे 20, 20 तिहाई 60, 60 17 गुणे 23 इतना होगा। जब आप इसका गुणा करेंगे सबका, तो कितना होगा बताइए, जरूर बताइए कितना होगा। जब आप सबका गुणा करेंगे तो आएगा 23,460 आएगा, ये आएगा। तीनों का गुणा करने पर कितना आएगा, 23,460। गुणा भी आप लोगों को सिखाना पड़ेगा, गुणा भी नहीं आता है तो बोलिए सिखा देंगे, कमेंट में लिख दीजिएगा गुणा भी नहीं आता है तो वो भी सिखा दिया जाएगा। लेकिन आप लोग जब तीनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 23,460। 510 और 92, इसका हम निकालिए एचसीएफ। 510 का गुणनफल, 510 किससे किससे कटेगा, यही करना है, यहीं पे कर दे रहे हैं। 510 किससे कटेगा, 2 से, दो दूनी के 4, दो पाँचे 10, दो पाँचे 10, 3 से, 3 आठे 24, 3 पाँचे 15, 5 से, 5 एकम 5, 5 सात 35, 17 से 17 एकम 17, 92, दो चौका 8, दो छक्का 12, दो दूनी के 4, दो तीन 6, 23 एकम 23। दोनों में क्या कॉमन है, एचसीएफ मतलब होता है दोनों में क्या कॉमन है। गुणनखंड करने के बाद दोनों में क्या कॉमन है, वही होता है एचसीएफ। तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी काम, इसमें कॉमन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो एचसीएफ निकाल दिए। अब बारी है 336 और 54 का। अब इसका जांच करने की बारी है, ये जांच, जांच क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, जांच यही करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही जांच करना है। तो इधर वाले को एलएचएस कहेंगे, उधर वाले को आरएचएस कहेंगे, तो एलएचएस लिख देते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या यहाँ पर क्या है, तो यही ना है दो संख्या, 510 और 92, दोनों का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। जब आप 510 में 92 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 0, 2 छक्का 12, 2 चौका 8 एक 9, 2 चौका 8 9, 2 तीन 6 और 2 दूनी के 4, 46,920 आएगा। जब 510 में 92 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब आरएचएस निकालिए, आरएचएस क्या कह रहा है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ, एचसीएफ 2 आया है, एलसीएम, एलसीएम ये आया है। जब दोनों का आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 46,920। तो इस तरह यह भी सवाल क्या हो गया, खत्म हो गया। अब सवाल नंबर तीसरा की बारी। तीसरा सवाल 336 और 54। सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम जानते हैं, दोनों को एक साथ एलसीएम करेंगे। 2 एकम 2, 2 छौके 12, 2 आठे 16, 2 दूनी के 4, 2 साते 14, फिर 2 से, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 27 वैसे ही, फिर 2 से, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 27 वैसे ही, फिर 2 से 21 बार में, 27 वैसे ही, 3 से 7 बार में, 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 9 3 बार में, ये 7 वैसा ही, फिर 3 से कटेगा 1 बार में, फिर 7 से कटेगा 1 बार में, हो गया। एलसीएम ये हो गया। एलसीएम का हो गया भाई, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ये इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम आप लोग निकालना आप जान गए होंगे, तेजी में थोड़ा बता दे रहे हैं। कर दीजिए गुणा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 गुणे 7 तिया 21, 48 में 21 से गुणा करना है, 48 में 21 से गुणा कर दिया, 8 एकम 8, 1 4 4, 2 आठे 16, 2 चौका 8 एक 9, 8 6 4 10, 9 1 10, 1008 होगा। जब आप लोग गुणा करेंगे 48 में 21 से तो कितना होगा, 1008 होगा। नहीं नहीं, 1008 नहीं होगा भाई, गलती नहीं, 1008 नहीं होगा।
एक और तीन है, एक और तीन है, तीन छूट गया है, तीन छूट गया है, तो तीन से और गुना कर दीजिए। तीन आठ 24, दो 3003, 3024 होगा। 3000 कितना होगा? 24 होगा। एलसीएम करेंगे तो आएगा 3024। अब आप लोग एलसीएम हो गया, अब एसीएफ निकाल दीजिए। तो एसीएफ अलग अलग करते हैं, पहले 3036 का कीजिए। दो एकम दो, दो छक्का 12, दो आठ 16, 168, दो से 84, दो सात दो से 42, फिर दो से 21, तीन से 7 और 7 से एक बार में। 54 का कीजिए, इससे कटेगा 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से एक बार में। क्या कॉमन है? दो, तो दो कॉमन है, तीन तो तीन कॉमन है। जब आप एसीएफ करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 गुणे 3 मिलेगा, और दो तिहाई कितना होगा? 6 होगा। एलसीएम भी हो गया, एसीएफ भी हो गया। एलसीएम आया 3024, एसीएफ आया 6, दोनों में से कॉमन ले लिए। यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, तो दो कॉमन, तीन तीन तो तीन कॉमन, तो 2 गुणे 3 भी क्या हो गया? इसका एलसीएम एसीएफ हो गया। अब चलते हैं, इसकी क्या करते हैं? जांच करते हैं। जांच करने की अब बारी है। तो जांच में क्या करेंगे? तो वही दो संख्याओं का गुणनफल। एलएचएस का दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। और यहाँ पर दो संख्या एक है का 336 और 54। इसका क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। गुणा कीजिए, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 4 24, 6 दूनी 12 दो 14, 6 0 0 1 और 6 3 18, 18,144 आएगा। अब आरएचएस निकाल दीजिए। आरएचएस क्या कह रहा है? एसीएफ गुणा एलसीएम। एसीएफ का है भाई, तो एसीएफ ये है 6, और एलसीएम का है भाई 3024। दोनों का गुणा कर दीजिए तो 18,144। एलएचएस बराबर आरएचएस आ तो गया। एकदम आसानी से आप लोग सिद्ध कर पाएंगे। तो इस तरह दूसरा सवाल भी खत्म हो गया। अब सवाल नंबर तीसरा की बारी है। आते हैं सवाल नंबर तीसरा पर। सवाल नंबर तीसरा में भी वही करना है, एसीएफ और एलसीएम निकालना है। एक और तरीका से आप निकाल सकते हो, वो तरीका भी देख लीजिए। एसीएफ और एलसीएम निकालने का वो बताएं ही तरीका। एक साथ कर देंगे तो एलसीएम अलग अलग कर देंगे, तो अलग अलग करके कॉमन ले लेंगे तो एसीएफ। अब एक और तरीका देख लीजिए। पहला 12 15 का एसीएफ निकालना है, तो 12 का गुणनखंड कर दीजिए। क्या होता है? सबसे छोटी संख्या घटाइए, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का 3 गुणे 5, 21 का 3 गुणे 7। एसीएफ पहले ले लीजिए। एसीएफ मतलब जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन हो। 3 है तो 3 हो जाएगा, और कुछ कॉमन नहीं है, तो एसीएफ हो जाएगा जो तीनों में कॉमन हो, मतलब 3। एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले एसीएफ वाला को लिख लीजिए 3। अब देखिए क्या कॉमन मिला, 2 लिख लीजिए, 2 गुणे 2, 5 गुणे 7, ये उतार दीजिए, हो गया एलसीएम। जो कॉमन मिलेगा उसको लिख देंगे यहाँ पर, जो एसीएफ होगा वो लिख देंगे, और जो बचेगा उसको ऐसे ही क्या कर देंगे? उतार देंगे। मान लीजिए अगर इस दोनों में से दो दो रहता तो एक कहीं दो लेते हैं, 5 5 रहता तो कहीं 5 लेते हैं, तुरंत लिख देंगे, गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, 60 7 420, तो 420 हो जाएगा एलसीएम। हो गया। दूसरा सवाल 17, 17 करेंगे तो 17 गुणे 1, 23 तो 23 गुणे 1, 29 तो 29 गुणा 1, हो गया। अगर इसका एसीएफ पूछा जाए, एसीएफ मतलब होता है का कॉमन है, तो तीनों में कुछ कॉमन है। हाँ भाई, एक कॉमन है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो मतलब एक कॉमन है। एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकलेगा? तीनों का गुणा कर दीजिए, 17 23 और 29 में गुणा कर दीजिए, बताइए कितना होगा? तो जब आप 17 23 29 में गुणा करेंगे तो वो होगा, शायद इतना होगा, 11 3 3 9 होगा, 11,339 होगा। तीसरा 8 9 25, तीनों का कर दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का 3 गुणे 3 गुणे 3, 25 का 5 गुणे 5 का कुछ कॉमन है, अभी भी कुछ कॉमन नहीं है, मतलब एक कॉमन है, तो एसीएफ एक हो जाएगा। एलसीएम कर दीजिए, तीनों उतार दीजिए, 8 गुणे 9 गुणे 25, ठीक है। 25 9 225, 8 गुणे 225, 8 5 40, 8 2 16 4 20,
8 में 16 18, 1800 हो गया एलसीएम। तुरंत निकाल लेंगे आप लोग। एलसीएम भी ऐसे निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी ऐसे निकाल सकते हैं। ये सवाल तीसरा भी खत्म हो गया, अब सवाल चौथा पे चलते हैं। चौथा नंबर सवाल, चौथा नंबर सवाल दिया है, वो सवाल है एचसीएफ 306 और 657 का कितना है, 9 है। आपको एलसीएम बताना है 306 और 657 को 57 57 का कितना होगा। एचसीएफ दिया है, एलसीएम बताना है। तो सूत्र जानते हैं, एक सूत्र याद रखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये होगा। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या है यहाँ पर का, यही ना दो संख्या है, तो दोनों का गुणनफल एचसीएफ 9 गुणा एलसीएम, ये जो है वो सूत्र है, इस सूत्र को याद रखिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल, तो यही ना दोनों संख्या, तो इससे गुणा कर दिए, एचसीएफ 9 गुणा एलसीएम। 9 से कटा दीजिए, 9 3 27, 9 4 36 गुणे 657 बराबर एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, 34 गुणे 657। अब जब 34 में आप 657 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 22,338, ये आएगा आपका आंसर 22,338। बाईस तीन सौ अड़तीस, ये एलसीएम भी क्या हो गया, निकल गया, जो आप लोग को निकालना था। चौथा सवाल भी खत्म हो गया। अब चलते हैं पांचवा सवाल पे। पांचवा सवाल क्या कर रहा है, पांचवा जो सवाल है यही बताना है कि क्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, यही बताना है। तो 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, तो 6 के पावर n, 6 के पावर n को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 के पावर n। देखिए, अगर कोई अंक 0 पर समाप्त होता है तो उसका अभाज्य गुणनफल करेंगे तो उसमें 2 और 5 तो रहेगा ही, फिक्स बात है। जैसे 10 0 पर समाप्त हो रहा है तो 2 गुणे 5, 20 0 पर समाप्त हो रहा है तो 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 2 है कि नहीं है, 30, 2 गुणे 5 गुणे 2, 5 दूनी 10, ठीक, 2 गुणे 5 है, इसके अलावा कोई और संख्या हो सकता है, लेकिन फिक्स बात है कि इसमें 2 और 5 आप लोग को दिखाई जरूर देगा। देखिए, ये संख्या 0 पर समाप्त हो रहा है तो इसमें के गुणनफल में 2 गुणे 5 है। यह संख्या 0 पर समाप्त हो रहा है तो इसके गुणनफल में 2 गुणे 5 है। यह भी संख्या 0 पर समाप्त हो रहा है तो इसके भी गुणनफल में 2 और 5 बिल्कुल है। तो अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होता है तो उसके गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 तो रहेगा ही, इसके अलावा कोई और संख्या भी हो सकता है, लेकिन फिक्स बात है कि 2 और 5 रहेगा। लेकिन यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 है नहीं है, तो ये 0 पर समाप्त होगा, हो ही नहीं सकता। लिख देंगे इस बात को, चूंकि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगा तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के पावर n का n होगा, इसके रूप का होगा। अतः 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, ये आप लोग को लिख देना है। तो सवाल पांचवा भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज 1.1 का अंतिम सवाल नहीं, 2 सवाल है, पांचवा 6वां सवाल पे चलते हैं। छवा सवाल, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, क्या कॉमन है इसमें से, 13 कॉमन है, 13 कॉमन कर लीजिए। 7 गुणे 11, 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1, यही बचेगा 13। 11 सते 77, 11 सते 77 प्लस 1,
13 गुणे 77 में 1 जोड़ेंगे तो 78। तो बताना है क्या यह भाज्य गुणनखंड ये भाज्य संख्या है तो है क्यों? तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो क्या इसके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होगा? होगा ही। 13 और 78 को 2 गुणे 39 भी लिख सकते हैं। तो 2 से अधिक गुणनखंड है। जब 2 से अधिक गुणनखंड है तो क्या संख्या है, कहलाएगी ये भाज्य संख्या कहलाएगी। सिंपल लिख देंगे। इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। अतः ये भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 से ज्यादा है। इस बात को लिख लेंगे, तुरंत आंसर हो जाएगा। आया समझ में? क्या करना है इस सवाल में? बताना था कि ये जो संख्या दिया है वो संख्या भाज्य संख्या है तो क्यों है, बता दिए। 13 कॉमन कर लिए, 13 कॉमन करेंगे तो बचेगा 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस यहाँ पर 1 बचेगा। 11 से 77 प्लस 1, 77 में 1 जोड़ेंगे तो 78, 78 में 13 से गुणा कर देंगे। 13 से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। 78 को लिख सकते हैं 2 गुणे 39, 2 3 गो आ गया गुणनखंड, 2 से अधिक आ गया गुणनखंड। तो अतः कैसी संख्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 से ज्यादा होता है। समझ में? क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होता है? 2 से ज्यादा होता है। सिंपल। क्योंकि इसका जो गुणनखंड होता है वो 2 से क्या होता है? भाज्य संख्या गुणनखंड 2 से क्या होता है? ज्यादा होता है। सिंपल। इसी में एक और दिया है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ये दिया है। ठीक है, तो 5 कॉमन कर लीजिए। तो 7 छक्का 42 गुणा 3 चौके 12 दूनी 24। 5 तो कॉमन हो गया, तो 5 हट जाएगा, ये बच जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। 5 42 में 24 से गुणा कर दीजिए तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 8 6 4 10, 8 1 9, 908, 1 909, 909। इसको 1 गुणे भी लिख भी सकते हैं, 909। ठीक है। बस 8 1 9 10, 1008 हुआ। और 1008 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1009 हो जाएगा। हाँ, तो ये होगा 1009 गुणे 5 गुणे 1। इसमें 2 से अधिका गुणनखंड है, 5 भी है, 1009 भी है, 1 भी है। 2 से अधिका गुणनखंड है कि नहीं है? 1009 अधिका 1 भी है, 5 भी है, 1009 भी है। ये भी कैसी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी, क्योंकि इसके 2 से क्या है? अधिका गुणनखंड है। तो इस तरह सवाल 6वां भी खत्म हो गया। अब बारी है सवाल नंबर 7वां का। 7वां देखिए। सोनिया, सवाल नंबर 7वां। सोनिया एक चक्कर लगाने में समय लग रहा है 18 मिनट, और रवि को एक चक्कर लगाने में लग रहा है 12 मिनट। ये लग रहा है। तो आपको ये बताना है सवाल में कि कितने समय बाद ये दोनों फिर से आपस में मिलेंगे। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा है, रवि को 1 मिनट लगाने में 12 मिनट लग रहा है। तो बताना है कब वो आपस में फिर से मिलेंगे। तो 18 12 का एलसीएम निकाल दीजिए। 18 2 गुणे 3 गुणे 3, तितरी का 9 9 दिन 18, 12 2 गुणे 3 गुणे 3 6 6 दिन 12, एलसीएम निकाल दीजिए। 2 2 तो 2 एलसीएम, 3 3 तो 3, और 3 दूनी 6, 6 3 18 दूनी 36, तो 36 मिनट लगेगा। दोनों का आपस में मिलने में कितना मिनट लगेगा? 36 मिनट लगेगा। सिंपल हो गया आंसर। पहले सोनिया के एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है? सोनिया अगर मैदान का एक चक्कर लगा रही है तो 18 मिनट लग रहा है। रवि एक चक्कर लगा रहा है तो कितना मिनट लग रहा है? 12 मिनट लग रहा है। तो दोनों फिर से वो कब आपस में मिलेंगे ये बताना है। तो 18 और 12 का सिंपल क्या लगा दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए। 18 का एलसीएम ये, 12 का एलसीएम ये, कितना आएगा? 36 मिनट आएगा। इस तरह एक्सरसाइज 1.1 को पूरी तरह से क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। एक एक सवाल को खत्म कर दिया गया। अब बारी है एक्सरसाइज 1.2 का। एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल शुरू करते हैं। करनी में 5 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध करना है। आइए सिद्ध करते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि
जो कर्णी में 5 है एक परमेय संख्या है। सबसे पहले ये मान लेंगे कि जो कर्णी में 5 है वो कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। जब कर्णी में 5 परमेय संख्या है तो कर्णी में 5 किसके बराबर होगा, a बटा b के बराबर होगा। सिंपल। परमेय संख्या का मतलब ही होता है p बटा q है a बटा b। जब आप मान लेंगे कर्णीय 5 एक परमेय संख्या है तो कर्णीय 5 किसके बराबर हो जाएगा, a बटा b। बता दे रहे हैं परमेय संख्या की एक खास बात ये होती है कि जो परमेय संख्या होता है उसका अभाज्य गुणनखंड हमेशा एक होता है। देखिए जैसे 2/3, अगर दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। किसी के दिमाग में आने लगता है कि ठीक है परमेय संख्या का अभाज्य गुणनखंड होता है तो अब बताइए 4/6 इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। अरे पागल, 4/6 कट जाएगा नहीं, पहले कटाओ इसको। 2 दूनी के 4, 2 तिया 6। अब इसका अभाज्य गुणनखंड चेक करो, 1 होगा। कोई पूछ देगा 10/15 का बताइए, 10/8 का बताइए। अरे पहले कटा लो भाई, 2 5 10, 2 चौके 8। अब देखो इसका भाज्य गुणनखंड कितना होगा, एक ही होगा। तो परमेय संख्या का मतलब ही होता है कि हंस और दोनों का अभाज्य गुणनखंड कितना होना होगा, 1 होगा। तो यही कर्णीय 5 बराबर होता है a बटा b, मतलब a और b का जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना है, 1 है। अब शुरू करते हैं। देखिए b को इधर भेज दीजिए, कर्णीय 5 b बराबर a। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने स्क्वायर से करनी खत्म, तो 5 बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर, स्क्वायर मतलब ये होता है कि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। तो स्क्वायर से करनी खत्म, स्क्वायर से करनी खत्म, 5 बी का स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इस 5 को इसके नीचे भेज दीजिए, तो ए स्क्वायर बटा के नीचे 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो 5 है वो ए स्क्वायर को परमेय, एगो परमेय होता है याद रखिएगा, ए स्क्वायर बटा 5 बराबर बी स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये है कि 5 ए स्क्वायर को कटा दिया है तभी बचा है कुछ ना। जैसे मान लीजिए कि 6/3, 3 दूनी 6, पूरी तरह से कटा है तब ना 2 बचा है, और नहीं कटेगा तो दशमलव में बचेगा। लेकिन अगर पूरी तरह से भाग देंगे तभी यहाँ पर कुछ ना कुछ संख्या बचेगा। तो कुछ ना कुछ संख्या भाग दिया है, मतलब ये आपस में क्या हो गया, खत्म हो गया है, ये कहने का मतलब है। तो जब ये खत्म हो गया है ए स्क्वायर 5 से, लिखेंगे 5 ए स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। याद रखिएगा जब प्रमेय होता है कि अगर 5 ए स्क्वायर को भी काट रहा है तो 5 ए को भी क्या करता है, विभाजित करता है। ये प्रमेय होता है, इस बात को याद रखिएगा कि जो अगर स्क्वायर कट जाए तो वो संख्या भी कट जाती है, विभाजित करता है। ये इस बात करके अगर 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो मतलब 5 ए को भी क्या करता है, विभाजित करता है। यहाँ कट गया है तो अभी कुछ ना कुछ आया है, सिंपल। देख लीजिए एक उदाहरण दीजिए, जैसे 9, 9 किसको विभाजित करे, 9 किससे कट जाएगा, 3 से। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 किससे कट जाएगा, 3 से। किसका स्क्वायर होता है ये, 3 का स्क्वायर होता है। तो 3 से 3 भी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये वही बोल रहे हैं कि अगर कोई संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो वो संख्या किसको विभाजित करेगा, सिंपल ए को विभाजित करेगा। देखिए यहाँ पर 9 को विभाजित कर रहा है 3, तो 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, तो 3 को भी 3 क्या करेगा, विभाजित करेगा। वही बात, जैसे 16, 4 4 16 को विभाजित करेगा, तो 16 किसका वर्ग होता है, 4, तो 4 4 को विभाजित करेगा। वही बतिया बता रहे हैं कि 5 अगर ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्या करेगा, ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब ए बराबर मान लेंगे 5c, जो ध्यान रख, इस बात पॉइंट को याद रखिएगा कि नीचे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, नीचे है 5, नीचे का है 5, तो एक जगह पे क्या रखेंगे, 5c। नीचे 10 रहता है तो एक जगह पे 10c, नीचे जो रहता है उसी के अनुसार रख लेंगे और अपने मन से c लगा लेंगे। तो ए बराबर क्या रखेंगे, 5c। तो बी स्क्वायर बराबर ए बराबर रखेंगे 5c, तो 5c का स्क्वायर बराबर 5। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर बटा 5। 5 से 5, 5 बार में ये गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में, तो बी स्क्वायर बटा 5 बराबर सी स्क्वायर, ये बचेगा यहाँ पर। तो इस बात को फिर से लिखिएगा, किस बात को, इस बात को कि इस बात को लिखिएगा। देखिए ये इसको कटा हुआ है तभी कुछ ना कुछ आया हुआ है, जब कटेगा तभी यहाँ पर प्योर कुछ बचता है, तो कटा है मतलब इस बात को लिखिएगा कि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। चूंकि इसलिए 5
बी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इस बात को यहाँ पर क्या कर देना है, लिख देना है। ऐसा में एक और बात हो गया। तो अब आपको क्या दिखाई देने लगा, दिखाई देने लगा ये कि ए को काट रहा है 5, बी को भी काट रहा है 5। मतलब कि अगर ए को भी काट रहा है 5, बी को भी काट रहा है 5, मतलब ए में भी 5 है और बी में भी 5 है। कोई संख्या किसी को काट कब पाता है, जब वो संख्या खुद उसी में हो। इसलिए मतलब ए में भी 5 है और बी में भी क्या है, 5 है। मतलब अगर सिंपल कहा जाए कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। लेकिन अभी बताए थे कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, केवल और केवल एक होना चाहिए। तो क्या हम जो माने हैं गलती आगे माने हैं कि नहीं माने हैं, इस बात को लिखिएगा। चूंकि हमारा मानना गलत है कि करनी में 5 एक प्रमेय संख्या है, अतः करनी में 5 एक अप्रमेय संख्या हो जाएगा। हो गया तुरंत सीधा आप लोग को। जब ए और बी का उभयनिष्ठ गुणन 5 हो गया, हम पहले ही बताए थे प्रमेय संख्या मतलब होता है एक, लेकिन गलती निकल गया 5 हो गया, मतलब जो माने हैं प्रमेय संख्या वो गलती माने हैं। जब वो प्रमेय संख्या है ही नहीं तो कौन सी संख्या बन गई करनी में 5, अप्रमेय संख्या बन गई। इस तरह पहला सवाल खत्म हो गया। और बहुत आसान तरीका में ऐसे पेपर में कर सकते हैं आप लोग। कम से कम 2 नंबर का ये सवाल आता है और बहुत ही आसान तरीका में आप लोग को बताया गया। 2 से 4 नंबर में आएगा, बहुत आसानी से आप लोग ये सवाल को कर पाएंगे। अब चलते हैं सवाल दूसरा। 3 + 2 करनी में 5, इसको सिद्ध करना है कि क्या ये प्रमेय संख्या है कि नहीं है। इसको सिद्ध करना है कि 3 + 2 करनी में 5 एक प्रमेय संख्या है कि नहीं है, इसको सिद्ध कीजिए। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। मान लेते हैं, फिर से माना कि वही बात उल्टा मानेंगे, हमेशा कैसा मानेंगे, उल्टा। 3 + 2 करनी में 5 एक प्रमेय संख्या है, उल्टा मानना है प्रमेय संख्या। और प्रमेय संख्या है तो क्या मानना है, प्रमेय संख्या मानना है। तो जब प्रमेय संख्या है माने होती है किसके बराबर होगा, ए बटा बी के बराबर होगा। +3 है, उधर जाएगा तो -3। 2 गुणा में है, इसके भी नीचे आएगा, इसके भी नीचे आएगा। करनी में 5 बराबर ए बटा 2b -3/2 ये होगा। और समझ में इस बात को लिखिएगा, चूंकि a बटा 2b और -3/2 एक परमेय संख्या है। ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर है, तो इसका मतलब जब ये प्रमेय है तो ये भी क्या होगा, प्रमेय ही होगा। लेकिन हम क्या माने हैं, लेकिन इसलिए हमारा मानना गलत है कि करनी में 5 एक अप्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है। इस बात को लिखेगा कि a/2 और -3/2 क्या है, प्रमेय संख्या है। लेकिन करनी में 5 एक अप्रमेय संख्या है। इस बात को यहाँ पर लिख दीजिएगा। काहे कि जब ये प्रमेय हो गया तो इसके बराबर है, मतलब ये भी प्रमेय होना चाहिए। लेकिन क्या गलती हो गई, करनीय 5 एक ऐसी संख्या होता है, प्रमेय नहीं क्या होता है, अप्रमेय होता है। इस बात को लिख दीजिएगा। हमारा मानना गलत है कि करनीय 5 एक क्या है, प्रमेय संख्या है। अतः 3 + 2 करनी में 5 एक कैसी संख्या हो जाएगी, अप्रमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे आप सवाल दूसरा भी क्या कर लेंगे, सिद्ध कर लेंगे। अब सवाल नंबर तीसरा की बारी है, तो ऐसे सवाल नंबर दूसरा कर लीजिएगा। सवाल नंबर तीसरा में वही सिद्ध करना है। 3 सवाल है। पहला 1 बटा करनी में 2
1/2, दूसरा 7/2, और तीसरा 7/5, और जो तीसरा है वो है 6+2। 3 सवाल है, तीनों खत्म तो पूरी तरह से एक लेसन खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3 मात्र सवाल बाकी है और क्लास 10th का पहला चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा आज। सुन लीजिए, पहले इसको सिद्ध करते हैं, वही सिद्ध करना है पहला नंबर पर। प्रमेय संख्या सिद्ध करना है तो वही मान लीजिए उल्टा, माना कि 1/2 एक कैसी संख्या है? प्रमेय संख्या है। वही सेम टू सेम प्रमेय संख्या, उल्टा मानना है हमेशा। और प्रमेय संख्या रहे तो प्रमेय संख्या मान लेना है। अब जब ये प्रमेय संख्या है तो 1/2 किसके बराबर होगा? a/b के बराबर होगा। तिरछा गुणा, ये इधर ये इधर, b/2a। अब वर्ग कर दीजिएगा, वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए तो b का वर्ग b, इसका वर्ग बताएं, स्क्वायर से करनी खत्म 2, और a का वर्ग a², 2 को इधर भेज दीजिएगा, b²/2 बराबर a²। फिर से उसी बात को लिख देना है, 2b² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 2b को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। इस बात को ऐसे क्या कर देना है? लिख देना है आप लोग को। फिर से अगला पॉइंट का लिखना है, बात समझिएगा। ये लिख दिए, 2b² को विभाजित करता है तो 2 किसको विभाजित करेगा? b को विभाजित करेगा। अब यहाँ पर देखिएगा नीचे का है 2, तो b के जगह पर क्या रखिएगा? 2c रखने पर, वहां पर 5c रखे थे, यहाँ b वहां पर a के जगह पर रखे, a के नीचे था, यहाँ b के जगह पर रख रहे हैं, b के नीचे है ये। b बराबर कितना रखने पर? 2c रखने पर रख दीजिए, 2c का स्क्वायर बटा के नीचे 2 बराबर a², 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c²/2 बराबर a², 2 दूनी के 4, 2 को इधर भेज दीजिए, c² बराबर a² बटा के नीचे 2, ये गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में नीचे। अब उसी बात को फिर से लिखिएगा, 2 a² को विभाजित करता है, तो 2 किसको विभाजित करेगा? a को विभाजित करेगा, a को विभाजित करेगा। फिर से वही बात, 2b² को कटा रहा है, 2a² को कटा रहा है, मतलब a में भी 2 है और b में भी 2 है, तो a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड आप लोग को क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसलिए हमारा मानना गलत है कि, क्या माने हैं कि कर्णी में 2, 1/2 एक प्रमेय संख्या है, 1/2 एक प्रमेय संख्या है। अतः 1/2 एक कैसी संख्या बन जाएगी? अप्रमेय संख्या हो जाएगी। तो आप ये ऐसे ही सवाल को बहुत आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। इस तरह पहला सवाल, तीसरा का पहला खत्म हो गया। अब तीसरा का दूसरा पे चलते हैं। तीसरा का दूसरा सवाल, 7/5। तो वही पहला, माना कि उल्टा मान लेना है, माना कि 7/5 एक कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। अप्रमेय दिया है तो परमेय संख्या मानना है, परमेय संख्या। जब ये परमेय संख्या है तो इसको किसके बराबर लिख सकते हैं? a/b के बराबर। 7 गुणा में है, इधर जाएगा तो भागा में, तो कर्णी में 5 बराबर a और बटा के नीचे 7b, ये हो जाएगा। आया समझ में? अब समझिए, लिखिएगा चूंकि a और 7b, या ऐसे लिखिएगा, चूंकि a/7b एक पूर्णांक है या एक परमेय संख्या है, तो जब ये परमेय संख्या तो ये इसको भी परमेय संख्या होना चाहिए, कहीं दोनों बराबर है भाई, तो इस बात को लिखिएगा। लेकिन हम जानते हैं जो हम जानते हैं कि कर्णी में 5 एक कैसी संख्या होती है? अप्रमेय संख्या होती है, तो हम गलती मान रहे हैं। लेकिन कर्णी में 5 एक कैसी संख्या? अप्रमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना गलत है
कि 7 कॉर्डी में 5 एक परमेय संख्या है, अतः 7 कॉर्डी में 5 एक अपरमेय संख्या हो जाएगा। जो माने हैं परमेय संख्या वो बिल्कुल गलत माने हैं। तो 7 कॉर्डी में 5 जब गलती मान लिए हैं तो उल्टा मान लीजिए, परमेय मान लिए तो गलती हो गया, परमेय के बाद क्या बचेगा, अपरमेय। तो 7 कॉर्डी में 5 एक कैसी संख्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। अब अंतिम सवाल, तीसरा सवाल, बिल्कुल अंतिम, 6 प्लस कॉर्डी में 2। तीसरा सवाल, अंतिम सवाल, 6 प्लस कॉर्डी में 2। वही मान लेंगे कि ये कैसी संख्या है, परमेय संख्या। सिद्ध करना है कि अपरमेय संख्या सिद्ध कीजिए तो उल्टा मान लीजिए। माना कि ये कैसी संख्या है, एक परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या है तो भाई इसको किसके बराबर कर सकते हैं, इसको a बटा b के बराबर लिख सकते हैं। ये +6 उधर जाएगा तो -6, सिंपल। +6 को अगर उधर भेजेंगे तो क्या होगा, -6 होगा। इस बात को लिखिएगा, चूंकि a बटा b और इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, और -6 बटा 1 एक परमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि जो ये कॉर्डी में 2 है, एक कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। इसलिए हमारा मानना गलत है कि 6 प्लस कॉर्डी में 2 एक परमेय संख्या। जो माने हैं वो बिल्कुल गलत माने हैं, अतः 6 प्लस कॉर्डी में 2 एक अपरमेय संख्या है, हो जाएगा। तो हम आसानी से सिद्ध कर लेंगे, एकदम आसान है। इससे पहले वाला भी कराए थे, अभी भी करा दिए। a बटा b के बराबर मानेंगे, +6 उधर जाएगा तो -6। ये और ये परमेय संख्या है, बताए हैं ये परमेय संख्या के बारे में। लेकिन हम जानते हैं कॉर्डी में 2 एक अपरमेय संख्या होता है, इसलिए जो ये माने हैं वो बिल्कुल क्या माने हैं, गलत माने हैं। जब ये जो माने हैं वो बिल्कुल गलत है तो 6 प्लस कॉर्डी में 2 एक कैसी संख्या हो गया, अपरमेय संख्या हो गया। तो इस तरह क्लास 10th का पहला चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया और यह वीडियो सन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। तो इसके साथ ही आप लोग को जय हिंद दोस्तों।